नमस्कार दोस्तों, IPS राजभाषा के इस मंच पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सेशन में। हमने जो अधिनियम पढ़ चुके हैं, हमने अधिनियम 120 पढ़ा है, हमने अधिनियम 210 पढ़ा है, ठीक है। और हमने अधिनियम 343 और 343 पूरा पढ़ा है। हमने ये 3 अधिनियम पढ़े थे और कुल मिलाकर हमें लगभग अभी 344, 345, 346 और लगभग आधा सिलेबस जो संवैधानिक प्रावधान के रूप में हमें दिया हुआ है, ओनली संवैधानिक प्रावधान के रूप में, वो आज क्लियर हो जाएगा। एक लॉन्ग वीडियो हम बाद में कर लेंगे जिसमें कि हम एक बार पूरा संवैधानिक प्रावधान रिवाइज करेंगे। उसके पश्चात हम राजभाषा नियम, अधिनियम, राष्ट्रपति के जो आदेश वगैरह है उन पे जाएंगे, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान के बाद हम राष्ट्रपति के आदेश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि 210 में एक बार ब्रीफ कर दूं कि इसमें क्या था। 210 की बात करते हैं तो इसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई थी, और जो 120 है उसमें जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात कही गई थी। और एक बात बता दूं, संसद में जो एक परंतु जोड़ा गया था, ठीक है, वो था कि यदि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने अपने सदन में, ठीक है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में संबोधन करने की इजाज़त दे सकते हैं जिसकी जो अंग्रेजी या फिर हिंदी में अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं कि 210 में क्या था। 210 में ये था कि जो विधानमंडलों की भाषा क्या होगी, वो उस राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी हो सकती है। और इसके पश्चात अगर मैं बात करूं कि इसमें कुछ परंतु दिए हुए हैं, परंतु एक में कहा गया है कि जो हिमाचल जो HMMT है, यानी कि हिमाचल, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य है, उनमें जो हिंदी को जो वो एक भाषा बनाना था या अंग्रेजी का जो एक शब्द खंड है उसको हटाने की बात है। तो वो 15 वर्ष से नहीं बल्कि 25 वर्ष उसकी अवधि रहेगी। HMMT इज इक्वल टू 25 ईयर्स, ओके, यानी कि HMMT में 25 वर्ष की अवधि रहेगी। और AGM आई थिंक अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम में यह अवधि 15 वर्ष की नहीं बल्कि ना ही 25 वर्ष की होगी बल्कि ये 40 वर्ष की अवधि होगी। उसके पश्चात या अंग्रेजी में खंड, यानी कि अंग्रेजी को विधानमंडल की भाषा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक उपबंध ये दूसरा है, ये ध्यान रखना कि अगर इस 15 वर्ष की अवधि या फिर इस 25 वर्ष की अवधि या फिर इस 40 वर्ष की अवधि के अंतर्गत जो विभिन्न राज्य हैं अगर वो उपबंध नहीं करते हैं तो ही मतलब या अंग्रेजी में ये शब्दों का जो एक खंड है इनका लोप होगा। अगर वो कोई इसके संबंध में उपबंध कर देते हैं या कोई नियम बना देते हैं या कोई विधि बना देते हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब 343 की बात करते हैं तो ये संघ की राजभाषा की बात करता है। संघ की जो राजभाषा है उसमें जो 343 में हमें 3 उपखंड देखने को मिलते हैं। पहला क्या कहता है, पहला खंड कहता है कि हिंदी की जो राजभाषा कौन सी होगी हमारे संघ की राजभाषा वह होगी जिसकी लिपि देवनागरी, वह हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है, ठीक है। और संघ के शासकीय प्रयोजनों में होने वाले अंकों का रूप कौन सा होगा, भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाएगा। खंड 2 में कहा गया है कि खंड 1 के किसी बात के भी होते हुए अगर संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उनका इसे प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था, कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी उन कामों के लिए या उन कार्यों के लिए जारी रहेगी जिनके लिए वह अब तक जारी थी, ठीक है। परंतु उस 15 वर्ष की जो उक्त अवधि है उसके भीतर राष्ट्रपति आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा या फिर भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी
ठीक है। ये देखिए इसमें अतिरिक्त कहा गया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। किस अवधि के दौरान? केवल उस 15 वर्ष की जो अवधि है उस अवधि के दौरान 1965 तक है ना, राष्ट्रपति आदेश जारी करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। और जो यही है, जो राष्ट्रपति के जो पहले 2 आदेश आए हैं उसके बाद भी जो आदेश आए हैं उसमें यह शक्ति प्रयोग की गई है 15 वर्ष के दौरान, ठीक है। हमें हम जो ये है ना, जो खंड 2 है इसका जो ये वाला परंतु वाला पार्ट है, 343 के खंड 2 का परंतु वाला पार्ट हम आगे भी ध्यान में रखेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप याद ज़रूर दिलवाइएगा कि आपने ये बात कही थी। इसका संदर्भ क्या है आगे राष्ट्रपति के जब हम आदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें इसका संदर्भ देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो इसमें खंड 3 है। खंड 3 में ये कहा गया है कि अगर संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि बनाकर अंग्रेजी भाषा या देवनागरी के अंकों के रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित करती है जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ठीक है। ये इसका स्पष्ट कहने का मतलब इतना ही है कि अगर, ठीक है, ये जो 15 वर्ष की अवधि यानी कि 1965 के बाद अगर संसद कोई विधि बनाती है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बनाए रखना है और हमें अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग करना है, ठीक है, तो ऐसा उन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। ये शक्ति किसको दी गई? इसमें शक्ति दी गई है संसद को 15 वर्ष के पश्चात वो नियम कानून बनाने की, ठीक है। 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी का प्रयोग होता ही है और इसमें कहा गया है कि स्वतः स्फूर्त ही 15 वर्ष की अवधि के बाद अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा या अंग्रेजी में, ठीक है, जो शब्द है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 344 का जो अनुच्छेद है संविधान में भाग 17 का, तो 344 का अनुच्छेद संविधान में क्या कहता है? यह संघ राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करता है। इसमें खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति, ये कह रहा ना, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है, यानी कि संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि आयोग कैसे गठित होगा? एक आयोग गठित होगा, पहला आयोग कब बनेगा? संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष पश्चात, ठीक है। जब संविधान अपना बनेगा तो उसके 5 वर्ष पश्चात एक आयोग बनेगा और दूसरा कब बनेगा? फिर जो आगे बनेंगे वो कब बनेंगे? वो बनेंगे हर 10 वर्ष के पश्चात, ठीक है। अब इस आयोग में कौन एक अध्यक्ष होता है? इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। और इसमें जो 8वीं अनुसूची की जो निर्दिष्ट भाषाएं हैं, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधि होंगे और कुछ अन्य सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि 344 के खंड 1 में आयोग के गठन की बात की गई है और आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति जी करेंगे कि 5 वर्ष की समाप्ति पर पहला आयोग गठन होगा और उसके पश्चात हर 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस गठन में 8वीं अनुसूची के प्रतिनिधि होंगे प्लस कुछ अन्य लोग भी इसमें होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। एक अध्यक्ष 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के प्रतिनिधि, अच्छा ये पढ़ लिया है, अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें, ठीक है। ये कहा गया ना, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी, ठीक है।
और जो आदेश आएगा, जो राष्ट्रपति आदेश आएगा, ठीक है, हर 5 वर्ष और हर 10 वर्ष के पश्चात, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आयोग को क्या क्या काम करता है, आयोग किस प्रक्रिया से काम करेगा, किस प्रक्रिया से गुजर के अपने कोई फैसले लेगा या कुछ रिकमेंडेशन के लिए कुछ प्रतिवेदन देगा, तो वो प्रक्रिया भी उस आयोग के, जो आयोग को गठित करने के जो आदेश है उसके अंदर रहेगी। यह है हमारा खंड 1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आयोग के कर्तव्य क्या रहेंगे, ठीक है। 344 के खंड 1 में क्या है, आयोग का गठन, ठीक है। 344 के खंड 2 में क्या है, खंड 2 में है कर्तव्य, ठीक है। 344 के खंड 3 में क्या है, आयोग सिफारिशें करेगा, उसमें कुछ चीज़ें ध्यान भी रखेगा, कुछ उसके किन्हीं जो संघ कोई ग्रुप हैं, कुछ समूह हैं, उनके हितों का ध्यान रखेगा, ठीक है। ये है सावधानियाँ आयोग को जो बरतनी है, ठीक है। अब आगे आइए, अब इसमें हम देखते हैं कि आयोग के क्या कर्तव्य हैं। आयोग के क्या कर्तव्य है, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को, अब देखिए आयोग किसको रिपोर्ट करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। यह बात हमें कहाँ से पता चलती है, यह बात हमें पता चलती है 344 के खंड 2 से, कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सिफारिशें करें। इसके लास्ट में देखो के बारे में, किसके बारे में, जो 5 है ना, ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे लिंक बैठता है। अब देखिए जो ये दिया हुआ है यहाँ पे इतना, जो ये लीगल जो भाषा हो, जो कानून की भाषा होती है, अब देखिए के बारे में सिफारिश करे, इसका संबंध हम यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को, ठीक है, सिर्फ के बारे में सिफारिश करे, और किन के बारे में सिफारिश करे, वो ये 5 नियम हैं। आयोग का यह करते होगा कि राष्ट्रपति को खालिस्तान के बारे में सिफारिश करे, उस खालिस्तान में क्या है, ये 5 बिंदु हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयोग के कर्तव्य क्या क्या हैं। देखिए पहला है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, ठीक है। संघ का जो शासकीय प्रयोजन है, ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को वो सिफारिश करेगा कि ये काम हमें करने चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, पहला है हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग संघ के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, ठीक है। पहला कहता है कि हमें हिंदी भाषा को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए लागू करना है, उसका प्रयोग बढ़ाना है। दूसरा उसका कर्तव्य क्या होगा कि वह संघ के सभी या फिर किन्हीं सभी में से या कुछ छांट के ऐसे प्रयोजन या ऐसे कार्य जिनमें से अंग्रेजी को हटाना है। हिंदी को लाना पहली बात, अंग्रेजी को हटाना दूसरी बात, ठीक है। यानी कि एक में हिंदी को लेके आएंगे, उसका प्रयोग बढ़ाएंगे, जो आयोग है उसका कर्तव्य रहेगा, ठीक है। पहला काम, पहले जब आयोग आएगा तो वो हिंदी को या हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, वो अंग्रेजी के प्रयोग को निर्बंधित करेगा, ठीक है। उसके निर्बंधनों को राष्ट्रपति के सामने सिफारिश के लिए रखेगा, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 क्या है कर्तव्य। तीसरा है अनुच्छेद 348, ठीक है। अनुच्छेद 348 किसकी है, किसकी बात करता है 348, याद कीजिए, हमने याद किया है पिछली वीडियो में। अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के भाषा के बारे में बात करता है, ठीक है। ये देखिए अभी हम कंफर्म भी कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे 348 दिया हुआ है, अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आदि की भाषा, जिसमें कि अनुच्छेद 348 और 349 2 है, ठीक है। अनुच्छेद 348 है वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में
बात करता है। ठीक है, इसका लिंक भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, चीज़ें सारी आपको समझ आएगी। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद जब आप ये चीज़ें इंटरलिंक करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा है। हाँ, अब तीसरा क्या है, देखिए तीसरा कर्तव्य क्या है। पहला कर्तव्य हिंदी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाना, दूसरा है अंग्रेजी के प्रयोग को कम करना, निर्बंधित करना। तीसरा अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि जो 348 है अनुच्छेद, जो कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियम, विधेयकों आदि की भाषा के बारे में कौन सी भाषा, उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जानी है, कैसी उसकी व्यवस्था रहेगी, उसकी भी सिफारिशें आयोग करेगा। ठीक है, ये इसका तीसरा था। अब देखिए चौथा क्या है। चौथा क्या है, चौथा कर्तव्य क्या होगा आयोग का। चौथा कर्तव्य होगा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप का। अब यहाँ तो भाषा की बात चल रही थी। अनुच्छेद 344 के खंड 2 में आयोग के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, वो क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे 5 चीज़ों के बारे में। पहली सिफारिश होगी हिंदी के प्रयोग के बारे में, दूसरी सिफारिश होगी अंग्रेजी के निर्बंधन के लिए, अंग्रेजी को कंट्रोल करने के लिए, तीसरी सिफारिश होगी 348 यानी कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधिनियम, विधेयकों इत्यादि की जो भाषा क्या होगी उसके बारे में। चौथा क्या होगा, चौथा होगा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जो अंक होंगे उनका कौन सा रूप, अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा या फिर देवनागरी रूप का प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में। ठीक है, अब पांचवा कर्तव्य क्या है। पांचवा कर्तव्य है संघ की भाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच। ठीक है, संघ की राजभाषा। ठीक है, पहला इसे मत देखिए क्या क्या है, संघ की राजभाषा। दूसरा है तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा, उनके प्रयोग से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। ठीक है, अब देखिए ये पांचवा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, इसके कलर कहाँ गए भाई, इसके कलर भी चेंज होता है। मैं अच्छा यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें पांचवे में क्या कह रहा है। पांचवा कर्तव्य है 344 अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत आयोग के कर्तव्य दिए गए हैं। उन कर्तव्यों में पांचवा कर्तव्य कह रहा है कि संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ या किसी राज्य के बीच या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राधिकार, यानी कि संघ की राजभाषा के बारे में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर संघ जो है, ठीक है, उस संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान के चलिए। ठीक है, अगर केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार या किसी राज्य के बीच, ठीक है, किसी राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्रादि यानी कि कोई पत्राचार होता है। ठीक है, कोई ऑफिशियल लेटर आता है कामकाज के लिए। ठीक है, तो उनकी भाषा क्या होगी उसके बारे में राष्ट्रपति को आयोग, ठीक है, सिफारिश करेगा। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला, ये दोनों खंड हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला खंड क्या कहता है 344 अधिनियम का। पहला कहता है कि राष्ट्रपति इस संविधान के 5 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करेगा और उसके बाद हर 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन करेगा। ठीक है, और जब आयोग का गठन करेगा तो उसका एक अध्यक्ष होगा और उसमें 8वीं अनुसूची में की जो भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधि होंगे और उन प्रतिनिधियों के अलावा भी अन्य सदस्य शामिल किए जाएंगे। ठीक है, और उस आदेश में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है,
आयोग का जो पहला ही खंड क्या कहता है, लास्ट जो इसका वाक्य कहता है कि आयोग किस प्रक्रिया के अंतर्गत काम करेगा, यह उस राष्ट्रपति के आदेश में लिखा हुआ होगा जिस आदेश में आयोग गठन करने की अनुमति या फिर राष्ट्रपति प्रावधान करेगा, ठीक है, आयोग को गठित करने के लिए। अब 3 देखिए, खंड 3 क्या कहता है कि खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने में, ठीक है, खंड 2 के अधीन, ठीक है, अपनी सिफारिश करने में आयोग को औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का, लोक सेवाओं से संबंधित अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों का, ठीक है, यानी अहिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि हिंदीतर क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके न्याय संगत दावों का, हितों का सम्यक ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हिंदी हमें राजभाषा बनानी है, ठीक है, ये बता दिया, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हम हर किसी की संस्कृति का, हर किसी की समाज का, हर किसी के रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, ठीक है। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है। भारत केवल हिंदी समूह वाले लोगों का समर्थन नहीं करता है। हिंदी केवल एक सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, अधिकतर बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन इसके साथ ही भारत में बहुत सारी छोटी भाषाएं, या फिर मैं यह कहूँ कि हिंदी की 6 भाषाएं भी हैं, और अन्य कुछ दक्षिण भारत की भाषाएं, पूर्वी भारत की भाषाएं यहाँ पे सहवास करती है। तो हमें सभी भाषाओं के सर्वांगीण विकास के लिए यह तीसरे 344 का खंड 3 यह कहता है कि आयोग जब सिफारिश करेगा, ठीक है, तो वह अपनी सिफारिश में औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में, ठीक है, लोक सेवाओं के संबंध में जो हिंदीतर राज्य हैं, जो हिंदीतर राज्य के जो व्यक्ति हैं उनके न्याय संगत दावे तथा हितों का सम्यक ध्यान रखेगा, ठीक है। यह कुछ एक जो खंड 3 है वो कहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद खंड 4 क्या कहता है। खंड 4 कहता है कि अब देखिए इसमें समिति की बात आती है खंड 4 में। खंड 1 से 3 तक क्या है, इसमें 6 खंड अपने को देखने को मिलेंगे। खंड 1 से 3 तक क्या है, खंड 1 से 3 तक है आयोग, खंड 4 से 6 तक होगी समिति, ठीक है। 6 में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी और भी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 4, एक समिति गठित की जाएगी जिसमें 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। अब देखिए आयोग में कितने सदस्य होंगे ये हमें नहीं बताया गया। आयोग में एक तो अध्यक्ष होगा, 8वीं अनुसूची के प्रतिनिधि होंगे और कुछ अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन समिति के बारे में हमें स्पष्ट बताया गया है कि 30 सदस्य होंगे। एक समिति गठित होगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से होंगे, ठीक है, 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। ये हो गई LS, ये हो गई RS, ठीक है। RS से कितने होंगे 10, और LS यानी कि लोकसभा से कितने होंगे 20, ये 30 सदस्य होंगे, ठीक है। अब जो ये 30 सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होगा, कौन कौन 30 सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये एक एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यह एक संसद में चुनाव करवाने की एक विधि है जिसके द्वारा हमें यह 30 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें से 20 लोकसभा से होंगे और जो 10 हैं वो हमारी राज्यसभा से होंगे, ठीक है। उनके चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी रहेगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखिए, यह क्लियर हो गया होगा। ये 4 नंबर ध्यान रखिएगा। जब हम राजभाषा अधिनियम पढ़ेंगे तो जब राजभाषा अधिनियम का 4 आएगा, ठीक है, अधिनियम अधिनियम की धारा जब 4 आती है तो उसमें भी समिति की बात की गई है, और 344 यानी कि 3 के बाद 4 4
और उस 344 के खंड 4 में भी समिति की बात है। तो अगर किसी भी समिति का जिक्र आए तो 4 नंबर है, जो 4 नंबर है इसका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 30 सदस्य होंगे। ठीक है, लोकसभा से, राज्यसभा से 10, लोकसभा से 20, और इनकी पद्धति कौन सी चुनने की? हाँ, इनको राष्ट्रपति नहीं चुनेगा, इनका चुनाव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये निर्वाचन होगा उनका। ठीक है, समिति के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, इनका चुनाव होगा। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के साथ एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, अब 5वां देखिए, समिति के क्या कर्तव्य होंगे। खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगा। ठीक है, अब खंड 2 है, उसमें जो कर्तव्य दिए गए हैं आयोग के, उनको ध्यान में रखकर जब आयोग सिफारिश देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक समिति के लिए कहेगा, वो समिति संसद के राजभाषा और लोकसभा में से बनेगी। जो संसद समिति है वो राज्यसभा, ओहो मैंने आई थिंक कुछ यहाँ पे ये कह दिया है, कहीं पे भी अगर मैंने राज्यसभा को राज्यसभा कहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, वो राज्यसभा ही है, RS। ठीक है, तो अगर कहीं गलती से मैंने राजभाषा वाले फ्लो में अगर उसको राज्यसभा कह दिया है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है, तो मैं ऊपर भी अगर मैंने कहीं बोल दिया है तो क्षमा चाहूँगा आपसे। ठीक है, समिति का यह कर्तव्य है कि खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करें। ठीक है, अब आयोग सिफारिश देगा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए। कर्तव्य खंड 2 में दिए गए हैं। ठीक है, और खंड 3 में जो बातें औद्योगिक, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, औद्योगिक है, सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक है, उन्नति तथा जो गैर हिंदी जो राज्य है, अगर उनके जो नागरिक या सदस्य हैं, उनकी जो न्याय संगत उनके जो दावे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो सिफारिश देगा। अब उन सिफारिश देने के बाद 344 के खंड 4 के अधीन एक समिति बनेगी जिसमें 30 सदस्य होंगे। वो 30 सदस्य 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होंगे, और वो उनका क्या कर्तव्य होगा, वो आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेंगे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन देंगे। ठीक है, कि भाई उनकी क्या राय है आयोग के सिफारिशों पर। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 343 की किसी बात के होते हुए भी, अब ये ध्यान देखिए, 343 के किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी एक भाग पे निर्देश दे सकेगा, यानी कि आदेश जारी निर्देश दे सकेगा। ठीक है, या आदेश दे सकेगा। ठीक है, कि 343 की सभी बातों के होते हुए अगर राष्ट्रपति ने 343 का देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला खंड, राष्ट्रपति अगर ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त अगर देवनागरी और हिंदी का प्रयोग कहीं किया जाना है, ठीक है, ये शक्ति थी ना यहाँ पे जो 15 वर्ष की अवधि है उसके दौरान। ठीक है, अगर उन सब बातों के होते हुए भी, ठीक है, राष्ट्रपति जो समिति प्रतिवेदन देगी आयोग की सिफारिशों पर समीक्षा परीक्षा करने के बाद उस पर पूरे प्रतिवेदन पर या फिर प्रतिवेदन के कुछ खंड पे अपना निर्देश जारी कर सकता है। अपना अध्याय 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हम अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अध्याय 2 है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, पहले थी संघ की भाषा, अब दूसरा अध्याय है प्रादेशिक भाषाएं। ये देखिए, पहला क्या था, संघ की भाषाएं, दूसरा है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाओं में कितने अनुच्छेद हैं मैंने आपको बताए हैं। प्रादेशिक भाषा वाले अध्याय 2 में 3 अनुच्छेद हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 345, 46 और 47 हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करें हम
आगे इसमें 345 की, तो 345 में क्या है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में बात की गई है। इसको पढ़ने पे समझ आ जाएगा कि अनुच्छेद 346 और 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, हम आगे वो भी पढ़ेंगे, किसी राज्य का विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल यानी कि उस राज्य का विधान सभा या विधान परिषद विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से, ठीक है, विधि अगर कोई कानून बनाता है अपने राज्य में, कौन सी भाषा के बारे में, जो उस राज्य में प्रयोग हो रही है, प्रयोग होने वाली किसी एक या अधिक भाषा को या हिंदी को राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इस जो मैंने यहाँ पे राम रोड़ा बनाया है उसको। अब देखिए, सिंपल सी बात है, 345 ये कहता है कि 346 और 47 अनुच्छेद के रहते हुए भी अगर कोई राज्य अगर अपनी राजभाषा बनाना चाहता है तो वो किस भाषा को बना सकता है, वह भाषा बनाएगा कैसे, विधानमंडल में विधि बनाएगा कि मैं जो मेरे राज्य में बोले जाने वाली इस भाषा को या प्रयोग की जाने वाली इस भाषा को या फिर हिंदी को या एक से अधिक भाषाओं को, ठीक है, शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार करता हूँ, तो वो राज्य ऐसा कर पाएगा। ठीक है, इसमें एक परंतु दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका उस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। यह वही बात है, ठीक है, वही बात कह रहा है जो ऊपर की, अगर राज्य चाहता है कि अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ बना रहे, ठीक है, तो वो बना रहेगा। किन के लिए बना रहेगा, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था उनके लिए प्रयोग बना रहेगा, अगर विधानमंडल अगर ऐसी विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध न करे। ठीक है, 346 क्या कहता है, देखिए, 345 आपको समझ में आ गया है कि राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी या उस राज्य की कोई राजभाषा होगी या फिर कुछ एक से अधिक राजभाषाएं भी हो सकती है। 346 क्या कहता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य से संघ के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी, पत्रादि की भाषा 6 नंबर पे यानी कि 346 पे। ठीक है, याद रखना, 46 पत्रादि मैंने, ठीक है, मैंने संविधान में 46 पत्र दिए हैं, ये ट्रिक याद रख लेना, मैंने संविधान के लिए या फिर मैंने संविधान को लागू करवाने के लिए 46 पत्र लिखे, यानी कि ये 46 पत्र लिखे किस, यानी कि पत्रादि की भाषा किस में है, अनुच्छेद 346 में है। अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर किसी राज्य से संघ के बीच पत्राचार होता है तो उसके बारे में कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। ठीक है, तत्समय प्राधिकृत भाषा यानी कि जो भाषा वहाँ उन्होंने राजभाषा के रूप में चुनी है, ठीक है, या संघ ने जिसको राजभाषा के रूप में चुना है। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करे कि इन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा राज्य अगर यह करार कर लेते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपने जो पत्राचार है वो हिंदी में करेंगे, तो वो हिंदी में जारी रख सकते हैं। और यह ऐसा उपबंध हमें कहाँ पे मिलता है, हमें मिलता है अनुच्छेद 346 में, संविधान के भाग अनुच्छेद 346 में, जो कि राजभाषा से संबंधित अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं वाले
3 अनुच्छेदों यानी कि 3 अनुच्छेद कौन से हैं? 345, 346, 347 के अंतर्गत अनुच्छेद दूसरा 346 है। उसके अंतर्गत राज्यों से संघ और संघ और राज्यों से दूसरे राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंध। ठीक है। 347 में हम आज़ाद हुए, 347 में ये अनुच्छेद दिया गया है और 1947 में हम आज़ाद हुए थे। ठीक है। 1947 में अगर हम आज़ाद हुए हैं तो यानी कि 47 में लोगों की बात सुनी जाती है। 47 हमारे लिए क्या है? 47 जब आएगा लोगों की बात सुनी जाएगी। तो राज्य की जनसंख्या 47। ठीक है। अब राज्य के लोगों की बात सुनी जाएगी। अब वो क्या कहेंगे आगे देखिए, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। क्या उपबंध दिया गया है? यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य के सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि किसी राज्य में किसी राज्य के किसी भाग की जनसंख्या या फिर पर्याप्त जनसंख्या या फिर पूरे राज्य की ही पर्याप्त जनसंख्या यह मांग कर रही है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको शासकीय प्रयोजनों के लिए एक भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर इस जो उनका दावा है अगर उसको ठीक समझता है तो वह क्या करेंगे, वह अगर उनको समाधान हो जाता है कि हाँ यह बात उनका जो मांग है यह ठीक है, तो फिर वो उस राज्य के सर्वत्र उस पूरे राज्य में या फिर उस राज्य के किसी भाग में उस भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये कहता है 347 में लोगों की भाषा से संबंधित मांग को राष्ट्रपति द्वारा सुना जाएगा। ठीक है। अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। ठीक है। अब अध्याय 3 और 4 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। 3 और 4 जो अध्याय हमें बचते हैं, अध्याय 3 है उच्चतम व उच्च न्यायालयों की भाषा और अध्याय हमारा 4 बचा है उसमें है विशेष निर्देश। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ आ रहा है। सही से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप @IBPS राजभाषा ये टाइप करोगे यूट्यूब के ऊपर सर्च बार में तो अपना चैनल आ जाएगा और उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके पश्चात आप अपने जो भी डाउट है अपने सिलेबस से रिलेटेड या कोई और भी तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में बात कर सकते हो। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में भी आपके प्रश्नों के जवाब दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।